बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेजबान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रही हैं ज़ीब फयाज, एडवोकेट, तजियाकार हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और अदालती लिहाज से, लीगल एक्सपर्ट लिहाज से इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है जो आज हम इनसे जानेंगे और मुल्क की खास करके जो सिचुएशन है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। 1.5 लाख हुनरमंद जो पाकिस्तानी है वो बेलारूस जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अहम मायदों पर भी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म वहां पर मौजूद थे, अभी वो वहां से दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। आपसे इस सवाल से पूछूंगा, जो तमाम तर सिचुएशन है, जैसी चीजें हम देख रहे हैं आने वाले वक्तों में स्कोप के लिहाज से पाकिस्तान में जो मईशत का क्राइसिस था, क्या आप संभलता हुआ देख रही हैं? First of all, thank you for inviting me on this prestigious show. बहुत शुक्रिया आपका अमीर साहब। आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा मल्टीफोल्डेड है। फर्स्ट मैं चाहूंगी कि बेहतर है कि बेलारूस वाला टूर पे भी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो टूर रहा है बेलारूस का, वो बड़ा एक खुशाइन रहा है और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है पाकिस्तान को, जो एक बहुत ही खुशाइन बात है। हालांकि आप पर्सपेक्टिव अगर बैकग्राउंड पे जाएं तो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है हमारी कंट्री की, जो सारा कुछ चल रहा है, जो वैसे इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है हमारी कंट्री की, वो कुछ इतनी टॉप नॉच नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अगर बेलारूस के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। इवन लेजिस्लेटिव सेक्टर्स पे बात हुई है और दूसरे भी जो भी इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हैं या जिसमें वो हमें हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं उस पे बात हुई है, तो वो भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। यहाँ से अगर पाकिस्तानी वहां पे जाएंगे, जो कि पहले वहां पे ये कभी स्कोप नहीं था बेलारूस का, मतलब दूसरी कंट्रीज में जाते थे, लेकिन अगर बेलारूस की तरफ भी रुख हो गया तो हमें एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुल के सामने आएंगी। और जहां तक आपने बात की है माशियत की, इकोनॉमिक की, तो ये ऐसा है कि 2023 में हमारा जो बजट था उसमें इन्फ्लेशन इंतहा से ज्यादा हो गई थी जी। तो वैसे आपके ख्याल में क्या इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा हो रही है उस वजह से आम लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है, और खास करके आप दिहाड़ीदार मजदूरों के हवाले से बात करें तो वो बहुत मुश्किल कैफियत में है, क्योंकि ना उन्हें कोई मंथली इनकम मिल रही है, इस एतबार से भी उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। इस तनाजुर में क्या देख रहे हैं, क्या चीजें बेहतरी की जानिब गामजन होंगी या नहीं? अभी ये बात हो रही है कि इकोनॉमिक जो इश्यूज है, हमारे जो इन्फ्लेशन हुई थी 2024 में थोड़ा सा नीचे आ गया था और 18% पे हो गई थी, 23 से 18% पे हो गई थी। लेकिन अब जो है, अब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उसमें हो ये रहा है कि बेसिकली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसको जैसे भी हो सकता है, कोशिश तो बहुत ज्यादा की जा रही है, लेकिन वो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, जॉब्स कम हैं और मुकम्मल तौर पे जो है ना हमारे गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से वो अब जा रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एआई की तरफ जो है हो रही है इन्वेस्टमेंट्स, अब उस तरफ जा रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट का एक ये चीज अच्छी है कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग रख रहे हैं टू कोप विद ऑल दैट। सही। अच्छा, आपके ख्याल में जिस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ना मईशत के इतबार से बात हो सकती है, ना बाकी जितने भी क्राइसिस दहशतगर्दी के हवाले से अगर बात करें, तमाम अगर मुल्क की सलामती के लिए मिल बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, एक मीसाक मईशत के हवाले से जो प्रोग्राम है, इससे पहले भी बात की जाती है मीसाक मईशत के हवाले से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो मिलजुल कर काम नहीं करेंगी, तो क्या मुल्क को दुरुस्त संत में ले जाया जा सकेगा? देखिए, वो तो फिर कंट्री ऑफ यूटोपिया बन जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जब हमारा मुल्क ही एक डेमोक्रेसी पे बेस करता है तो वो जरूर फॉर एंड अगेंस्ट पार्टीज होंगी। आपकी कोalitions जो है वो बनेंगी, आपके अगेंस्ट पार्टीज होंगी। पॉलिटिकल पार्टी कुछ ही होती हैं जो इकट्ठी बैठती हैं, लेकिन अगर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक टेबल पे आ जाएं सिर्फ ये सोचने के लिए कि हम मुल्क को एक अच्छी सिमत की तरफ ले आए, इसको डूबने से कम बचा दे। अब जैसे कोई बंदा डूब रहा है और
उसका सिर्फ नाक बाहर रह गया है, तो इन पार्टीज को कम से कम ये चाहिए कि उसको कम से कम इतना ऊपर ले आए कि उसका सर बाहर आ जाए। अगर ये पार्टीज नहीं सोच रही हैं तो हम अवाम को ये सोचना चाहिए कि कौन हमारे साथ फेथफुल है, कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, हम क्यों चुप है एज पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी होती ही पीपल की है, वो सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट कि वो ये आवाज उठाएं कि भाई ये ठीक नहीं है या ये लीडर ठीक नहीं है, क्यों। अच्छा, एक मसला ये है कि हमारी अवाम को बिल्कुल पेट के मसाइल में कर दिया गया, मतलब उनको टोटली एक किचन की सोच से ज्यादा ही नहीं लेके जा रहे आगे, तो वो फिर अवाम भी फंस गई है। मतलब ये एक आप देखा जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अवाम को भी जकड़ के रखा गया है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा सोच लें इस मुल्क के लिए, जो कि ऑपोजिशंस में भी हैं, देखिए ऑपोजिशंस को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर जो भी है वो नहीं आ सके, जो भी है, आप कम से कम आप इस पार्टी जो अभी प्रेजेंट है, आप उसके साथ मिलके कहें कि हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, और वो एक इमेज भी बहुत अच्छा देगा, इंटरनेशनल जो फोरम्स है उस पर बहुत अच्छा देगा। और दूसरा ये कि अगर मिलकर काम करेंगे तो फिर ये है कि एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसके बाद जो आपके अपने ईगोस हैं उसको आप सॉल्व करते रहे। ठीक। अच्छा, ओपोजिशन के हवाले से जिस तरह ज़ेब फ़याज़ एडवोकेट साहिबा आपने बात की, ओपोजिशन का कोई नजरिया, कोई ओपोजिशन का अलाइनमेंट जो अवाम के साथ है वो आपको नजर आ रही है? क्योंकि आपने देखा कि असेंबली के अंदर भी ना ओपोजिशन ना हुकूमत, आम आदमी के लिए तो कोई वैसे बात नहीं हो रही। इस तनाजुर में आपका क्या मौकिफ है कि क्या ओपोजिशन इस कंडीशन में अगर कोई इलेक्शन की जानिब जाती है तो क्या सिचुएशन होगी? क्या पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, फे, इसी तरह जमात इस्लामी, क्या ये अवाम में रच बच सकेंगी? अवाम इनको वोट देगी या नहीं? अवाम जो है बेचारी हमारी बड़ी मासूम है, ठीक है, वो जहां पे उसको उम्मीद की किरण नजर आती है वो उस तरफ झुकाव उसका हो जाता है। जो अभी जो पिछले साल में और इवन जो जनरल इलेक्शंस में जो हुआ है, जिसमें रिगिंग के इल्जामात थे, और मतलब बहुत सारे लोगों ने भी इस पे बात की, और वो फिर इंटरनेशनल फोरम पे एक इमेज हमारा बड़ा खराब हुआ, और फिर उसके बाद जैसे कि हमारे लीडर जो है वो बंद कर दिए गए, जेल भी हो गए, फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिट हुआ, जजेस की जजमेंट्स हिट हुई, ठीक है, हर चीज क्रिटिसाइज हुई, इंटरनेशनली हमारी जो शक्ल है वो थोड़ी बिगड़ गई। लेकिन ये है कि जब ये हुकूमत आई है, इसने एटलीस्ट देखिए जो अच्छा काम करता है थोड़ा बहुत वो भी बताना चाहिए, सराहना चाहिए, जी सराहना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने आके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम किया, थोड़ा सा इमेज बदलने की कोशिश की, सिटीज की थोड़ी बेहतरी की तरफ लेके आने की कोशिश की है। अब जैसे मैंने पहले बताया है कि बिटकॉइन माइनिंग, एआई इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेके उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आए, क्योंकि नेक्स्ट दौर बेसिकली है ही इंटरनेट का, ये बिटकॉइंस, ये एआई, दिस इज ऑल द फ्यूचर। तो अगर इस पे ये काम कर रहे हैं तो मे बी कि जॉब्स और ज्यादा आए और रोजगार के मौके आए अगर आप इंटरनेट पे कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम चले एक और चीज में भी जो ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करी वो है मिनरल्स, जिसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था, लेकिन अब जो है उसको सीरियस लिया गया है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सारा कुछ हो रही है, और जो बैरूनी जो मुल्क हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी एक खुशहाल बात है। लेकिन इसके जब आप पैरेलल में जाओ, इफ यू गो टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, if you go towards law, if you go towards these things, वहां पे जो अब जिस तरह लीडर्स को बंद किया गया, और जब उसके प्रेसिडेंट्स देखो तो कुछ लीडर्स को ऐसे उनके केसेस गायब किए गए कि वो वहां से निकल आए आजादी से। लेकिन यहाँ पे एक बायसनेस जो नजर आ रही है वो बड़ी तकलीफ दे है इमेज के लिए, ठीक है, मुल्क की इमेज के लिए वो तकलीफ दे है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो भी हिट होता है, बहुत सारी चीजें उसकी वायलेशन हो जाती हैं, तो वो उस पे वर्क करना भी हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस तरफ इमेज को बेहतरी की तरफ लाना की भी कोशिश की जाए, ताकि एक जिस तरह
हमारे जज थे हिस्ट्री के कॉर्नेलियस, उन्होंने बड़ा डिफेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को, तो हमें ऐसे जजेस भी चाहिए अब। सही। ज़ेफियाज एडवोकेट साहिबा, मैं आपसे अदालती फैसलों के हवाले से भी लाजमी पूछूंगा। जिस तरह आपने मुल्क की सिचुएशन के हवाले से बात की, तो डेफिनेटली ये भी बड़ा अहम है कि जो अदालती फैसले हैं वो भी आपकी मुल्क की जो सिचुएशन है उसकी राह हमवार करते हैं। लाइक अभी पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसमें जो अदालती फैसले हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अब आने वाले वक्तों में आप क्या देख रही हैं? क्या पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जितनी भी जमातें दूसरी हैं जिनके लिए आप ये कह सकते हैं, खास करके पीटीआई के लिए टफ टाइम है और अदालती फैसलों से बहुत सारे उनके फ्यूचर के एतबार से अगर बात की जाए तो वो जुड़ा है, क्या कोई आने वाले दिनों में रिलैक्स, या आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए फैसले कोई ऐसे आने वाले हैं जिनसे पीटीआई की जो क्यादत अंदर है जेलों के अंदर वो बाहर आ सकती है? देखिए, जो कि वाकई में एक क्रिमिनल हो तो रिलैक्सेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इनोसेंट है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और साथ स्पीडी जो है जो ट्रायल्स हों, बिकॉज ये हाई फाई केसेस है और इससे मैंने जैसे पहले बात की है कि इमेज पर बहुत असर पड़ता है और इसके ऊपर हतमी फैसले पे आना बहुत जरूरी है कि हमने करना क्या है। इवन के प्रेसिडेंट्स को भी सामने रख के हमने देखना है, क्योंकि अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे जो हमने हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स पहले पेश किए थे हमारी जुडिशरी ने, तो तब भी क्रिटिसाइज होंगे। तो इस वजह से फेयर चीजें होनी चाहिए, फेयर ट्रायल्स होने चाहिए और जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होनी चाहिए। अगर तो कोई कल्प्रिट है, अगर तो कोई क्रिमिनल है, तो विद एविडेंस उसको बेशक सोशल मीडिया पे लेके आए, ठीक है, कि ताकि अगर उसको कोई पब्लिक भी चैलेंज करना चाहे तो वो भी दोबारा आ जाए, ताकि हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो बड़ी क्लियर कट हो जाए और हमारा इमेज जो है वो सेफ रहे। अच्छा, इमेज के हवाले से भी आपने बात की और रोल मॉडल के हवाले से अगर बात की जाए, पाकिस्तान को क्या अदालती फैसलों से और खास करके जो करप्शन में मुलविस लोग हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल भी हैं और आप ये कह सकती हैं गैर सियासी लोग भी हैं, तो उन तमाम लोगों को क्या कोई हम ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए एक राह मुतय्यन करे कि हम करप्शन ना करें, हम इन चीजों पर जाएं ही ना जिस पर अदालती फैसले इतना टाइम ले लेते हैं कि जहां हमारे लिए और बहुत सारी चीजें करना नामुमकिन हो जाता है? अच्छा, यही बात है ना, अब हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके विजन टोटली उलट हैं, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये काम करती है मेगा स्ट्रक्चर्स पे, ये काम करती है मुल्क को न्यूयॉर्क बनाने में, पेरिस बनाने में, वो ठीक है, अच्छी बात है। अब जो पीटीआई थी उसका नजरिया था करप्शन खत्म करने में, जैसे भी है जूं तू करके, सख्ती करके, टैक्स लगा के, टैक्स बढ़ा के, इम्पोज करके, इनको जो है वो बिल्कुल बेनकाब करके। अब जब उनका नजरिया डिफरेंट था वो हजम नहीं हो रहा था, ठीक है। ये बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि जो करप्ट लोग हैं उनको ये चीजें हजम नहीं होती हैं और इसके लिए कुछ हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, बेशक सियासी हैं, गैर सियासी हैं, जो भी केसेस हैं, हाई फाई हैं, नैब के मसाइल हैं, जो भी है, उनको जो है सामने लेके आए और उनसे पैसा वसूली करें, जो कि पीटीआई का एक मेन आइडिया था कि उनसे हम पैसा लेके आए वापस, अगर मुल्क से बाहर है तो लेके आए। तो ये अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी अपना विजन बना ले तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छी सिमत और मजीद इनके हक में भी जा सकती हैं और इनके काम पे भी चार चांद लग जाएगा। मुल्क की तरक्की के लिए जो अदालती फैसले हैं आपके ख्याल में, क्योंकि ज़ाहिरा आप भी एक लायर हैं, तमाम तर चीजों को जानती हैं, लायर्स के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं वो भी आपको बेहतर पता है और साथ जो मुल्क की करंट कंडीशन है उस एतबार से भी आप बहुत सारी चीजों से वाकिफ हैं, तो क्या समझती हैं कि जो अदालती फैसले हैं वो मुल्क की मईशत में, खास करके मईशत हो वो आप डिफरेंट जो अभी सिस्टम चल रहा है इन्फ्लेशन के हवाले से, या मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए कितना अहम रोल है और इसको कितना जरूरी समझना चाहिए, खास करके जो हमारे जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट में, दीगर जो हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, क्या लाइनमेल इख्तियार करना होगा जिससे केसेस का रिजल्ट जो है जल्द अज जल्द आना चाहिए ताकि मुल्क की एक जो समत है उसकी राह हमवार हो सके आगे बढ़ने के लिए?
देखिए बात यह है कि जो जजेस हैं वो भी आपकी और मेरी तरह इंसान हैं. ठीक. इंसान में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, करप्ट हैं, नेक हैं. तो वही चीज जो है वो लेके अपने साथ जो है जुडिशरी में शामिल हो जाते हैं. तो जब हमें पता चलता है कि जज बायस है या जज को कोई आउटसाइड फोर्स प्रेशर कर रही है, उसका मैकेनिज्म, उन चीजों को रोकने का मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने का कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां आनी चाहिए. जैसे भी वो कर सकते हैं, जैसे ही पता चले बायस्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है तो इस पे कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आए हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो है वो कि वो नजर आए कि हम जजेस के पास इस केस को फौरी तौर पे हटा सकते हैं. और जब फिर नजर आए फिर अब वो ट्रांसफर करने का भी केसेस उसको भी स्पीडी किया जाए. क्योंकि जब आप एक जज से दूसरे जज के पास फाइल लेके जाते हैं, बेशक उसका वो जो ऑबिटर डिक्टा या रीजनिंग है उसकी वो चेंज हो जाती है, लेकिन बट इफ यू आर श्योर शॉर्ट कि इन्फ्लुएंस्ड है या इस अंडर प्रेशर है, तो जब एक हाथ से दूसरे हाथ में फाइल जाती है तो वहां तक इन्फ्लुएंस करने पे भी टाइम लगता है, वहां तक पहुंचने पे भी टाइम लगता है. क्योंकि ये हमारे जजेस जो हैं ये कोई रोड्स पे चलते हुए लोग नहीं होते कि जिनको हम इजीली जो है अप्रोच कर लें. बड़े तरीकों से अप्रोच किया जाता है, बड़ी कॉल्स होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं. तो ये एक होना चाहिए. अब देखें जो लॉयर्स हैं जो फेस करते हैं वो ये चीजें फेस करते हैं. अब हमारे क्लाइंट समझते हैं कि शायद लॉयर कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन बात ये है कि लॉयर ने वो चीजें डील करनी है. उसने वहां का अमले को डील करना है, दूसरी पार्टीज को डील करना है, दूसरे लॉयर के साथ उसने एक जंग करनी होती है. फिर वो जज जो है वो उसको नजर आ जाए बायस्ड है या कुछ है तो वो प्रॉब्लम एक नई किस्म की फाइल्स बनाओ तो जमा कराओ, तो फिर अब उसकी तारीखें पड़ रही हैं, अब ट्रांसफर होगा नहीं होगा. फिर अगर उसमें आपने रीजन लिख दिया कि बायस्ड है तो जजेस आपके खिलाफ हो जाते हैं, लॉयर्स के खिलाफ हो जाते हैं कि इसने हमारे बारे में ये लिखा है. फिर वो नाम फ्लोट होने शुरू हो जाता है. तो ये सारी चीजें मतलब कि सारा मैकेनिज्म हम लॉ को लेके चल रहे हैं ब्रिटिश वाला सारा. हमारे पे ब्रिटिश लॉज में भी तब्दीली की जरूरत है क्योंकि हम इतने सॉफ्ट नहीं हैं, हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें दूर से डंडा दिखाए और हम मुड़ जाए. हमें तो जब तक डंडा पड़े नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते. Exactly. जी. और ज़ेफियाज एडवोकेट साहिबा की तरफ से मैं आपको ये भी बताऊं कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं. नाज़रीन इस हवाले से भी मैं सवाल करूंगा. एक तो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, उस हवाले से भी आपसे पूछूंगा. और साथ फलस्तीन के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है जिसमें शदीद बमबारी इसराइल की जानिब से जारी और सारी है और इंटरनेशनल लॉ की खुलेआम खिलाफ वर्जियां वो कर रहा है. 50,000 से ज्यादा वहां पे शोहदा की तादाद है और जो जख्मी हैं वो अनगिनत हैं. जो बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया है. इस हवाले से ज़ेफियाज एडवोकेट साहिबा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और खास करके जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके हवाले से और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या आप कहेंगी कि वो क्या करें जिस बुनियाद पर कम से कम ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वहां पे रुक सकें? इट इज सो ट्रेजिक, सो सैड कि मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या अल्फाज बोलूं. कब से, कितने सालों से ये मसला चल रहा है, कब से जेनोसाइड हो रहा है, मर्डर हो रही हैं. ये एक किस्म का टेररिज्म है. हर मोहल्ले में एक गुंडा होता है. हमारी पूरे वर्ल्ड एक फॉरम पे एक गुंडा बैठा हुआ है, वो इसराइल बैठा हुआ है. और वो बात ये है कि वो एक है इस वक्त, चले जो भी है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल है या जो भी है, बट हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं. इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वो आगे हैं, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत आगे हैं. उनसे लोन लेते हैं, वेस्ट लेते हैं और कंट्रीज लेते हैं. ये इतनी अफसोसनाक है कि वो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सोशल मीडिया पे आप जर्नलिस्ट और ये वो इतना काम कर रहे हैं फलस्तीन की पिक्चर लाने में आगे, हालांकि वहां पे जर्नलिस्ट को मर्डर किया जा रहा है. इवन के रेड क्रिसेंट लोगों को, मासूम लोग जो उधर हेल्प कर रहे हैं उनको मर्डर किया जा रहा है. वायलेशन इंतहा से ज्यादा है इंटरनेशनल फोरम पे. या हमारा यूएन खामोश है, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है. ये क्या हो रहा है कुछ समझ से बाहर है. कोई भी बोल नहीं रहा. इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठी नहीं हो रही. व्हाई इज दैट? मतलब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, वजह क्या है इतना इकट्ठे होने का? क्या हम इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकती हैं?
کیا ہمارے ساتھ نیبر میں ایک اسلامک کنٹری ہے، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، تو کیا ہم سب کٹھے نہیں ہو سکتے؟ واٹ از دا ریزن؟ کوئی مجھے یہ آ کے ایکسپلین کر دے. آپ کے انٹرسٹ ہوں گے، بٹ ایک مسلمان اسلام کے لیے انٹرسٹ تو آپ کم از کم ایک کر لیں، آپ اس کے لیے تو کر لیں. اسلام جو ہے نیکسٹ سیکنڈ کے تھرڈ نمبر پہ بگیسٹ ریلیجن ہے. تو جو بھی چیز بہت بڑی ہوتی ہے یا ایک بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہم بہت زیادہ ٹارگٹ ہو چکے ہیں. فلسطین میں لوگ اب بہت چند رہ گئے ہیں، اب ان کو بھی اب آپ چاہتے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ کیوں نہیں کوئی بول رہا، ہمارے لیڈرز کیوں نہیں بول رہے ہیں. خدا را تھوڑا سا نکل آئے اور اتفاق سے بیٹھے. انتہا کا ظلم ہے ہمارے وہاں پہ، بہن بھائی بچے چھوٹے نومولود سب کو قتل کیا جا رہا ہے بے دردی سے، اور وہ مطلب وہ ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر اس وقت. دے آر لافنگ ایٹ اس، لافنگ ایٹ دا ڈیڈ باڈیز. تو آپ کائنڈلی اس پہ اتفاق کریں اور اس پہ کوئی کام کریں پلیز. زیب فیاض ایجوکیٹ صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.